हेलो 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 एवरीवन, वेलकम ऑन बिकमिंग मेडिको। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं अब हम करेंगे सीलिया और फ्लैजिला। देखो, हमने लगभग तुम्हारा राइबोसोम कंप्लीट किया था, ठीक है। अब हम साइटोस्केलेटन कर लेते हैं। साइटोस्केलेटन शायद कल किया था, क्या नहीं किया था? तो अब हम क्या करेंगे? साइटोस्केलेटन। तो साइटोस्केलेटन क्या होता है? जैसे कोई हमारी सेल है, हमारी प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती है उसमें साइटोस्केलेटन नहीं होता। ये केवल किस में पाया जाता है? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। आवाज़ आ रही है? मैं ऐसा होप कर सकता हूँ आवाज़ आए, क्योंकि हमारी जो जानते हैं आप कैसी बड़ी समस्याएं होती है कि ध्वनि जो है वही गायब हो जाती है। तो हमारी जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उसकी संरचना को बनाए रखने के लिए उसमें कई सारे साइटोस्केलेटन होते हैं। जैसे हमारी हड्डियाँ होती हैं, उसके अंदर इसकी भी कुछ संरचना बनाए रखने के लिए कुछ ढांचे होते हैं ताकि इसकी संरचना बनी रखे, ये लूज पूज ना हो जाए। जैसे हमारी हड्डियाँ होती है ताकि हम लूज पूज ना हो जाए। अगर हड्डियाँ नहीं होंगी तो हम ऐसे लूज पूज हो जाएंगे, है ना, वैसे खड़ा भी नहीं हो पाएंगे। तो इसमें भी ऐसी ही होती है संरचना। और कोई चीज़ को मूव करनी है, मान लो हमने एक वेसिकल बनाया है यहाँ पे और हम इसे मूव करना है, तो क्या होगा? मूव करके आउट करना है तो इसको साइटोस्केलेटन पर लोड करेंगे। साइटोस्केलेटन पर लोड करेंगे और उसे बाहर कर देंगे। देखो, इसका नाम मैं एक एनिमेशन डालूंगा साइटोस्केलेटन का, ठीक है। साइटोस्केलेटन विजुलाइज हो जाए उसके लिए मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूट्यूब का एक लिंक डालूंगा, जिसमें कोई ऐसे बड़े है ना व्यक्ति से या साइंटिस्ट रहे हैं जिन्होंने ये काम किया है, एनिमेशन डाली है अपने यूट्यूब पे, और मैं उसका कंटेंट का लिंक डालूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट में, कहीं पे भी डाल दूंगा। आप उसे देख लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपको विजुलाइज हो जाएगा कि इसमें ये मूवमेंट में कैसे मदद करता है, ठीक है। आ जाओ। तो ये किसकी बनी होती है? ये बनी होती है हमारी प्रोटीन की। अरे यार, तो ये किसकी बनी होती है? ये बनी होती है हमारी प्रोटीन की। आ जाओ लिखने वाला। ये किसकी बनी होती है? प्रोटीन। इसको ऊपर कर देते हैं और हमारा ये प्रोटीन की बनी होती है। विस्तृत जालिकावाद तंतु जो कोशिका द्रव में मिलता है इसे साइटोपंजर कहते हैं। कोशिका में मिलने वाला साइटोपंजर के कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, जैसे यांत्रिक सहायता, गति एवं कोशिकीय आकार को बनाए रखना। ठीक है, यांत्रिक सहायता, गति और कोशिकीय आकार को बनाए रखना। आ जाओ। तो इसके जो प्रकार होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं? एक तो होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, जिससे हमें बनते हैं सीलिया और फ्लैजिला। एक होते हैं हमारे माइक्रोफिलामेंट, जिससे हमारे बनते हैं एक्टिन और मायोसिन। ये एक प्रकार के मोनोमर से बने होते हैं। एक होते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट, इसके और इसके बीच के साइज को इंटरमीडिएट कर दें। इंटरमीडिएट मतलब बीच के साइज। यह है माइक्रोट्यूब्यूल्स और यह फिलामेंट। ट्यूब्यूल सबसे बड़ा होता है, फिलामेंट छोटा होता है, और इसके बीच के साइज को कहते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट। जैसे ये है प्रोटीन, ये भी प्रोटीन फाइबर की होती है, सारे प्रोटीन फाइबर की होती है, और ये बनाती है हमारा साइटोस्केलेटन, और इससे हमारी नाखून भी बनती है, ठीक है। आपको ये याद रखनी है, ट्यूबुलिन प्रोटीन किसी की होती है? माइक्रोट्यूब्यूल्स की। ट्यूबुलिन प्रोटीन किसकी होती है? ट्यूबुलिन माइक्रोट्यूब्यूल की, ठीक है। और इससे क्या बनता है? सीलिया और फ्लैजिला। ये आपको 2 याद रखने हैं। और इसके साइज का ऑर्डर भी, क्योंकि ट्यूब्यूल्स, उसके बाद इंटरमीडिएट फिलामेंट, फिर माइक्रोफिलामेंट। इंटरमीडिएट क्या होगा? बीच के साइज का। अब हम आ जाते हैं सीलिया और फ्लैजिला पे। सीलिया और फ्लैजिला जो होती है हमारी, वो क्या होती है? ये जो हमने प्रोकैरियोटिक में सीलिया और फ्लैजिला देखा था, है ना, ये उसकी एनालॉग है। देखो, हमने प्रोकैरियोटिक में क्या देखा था उसे रिवाइज कर लेते हैं। हमने प्रोकैरियोटिक में क्या देखा था? वहाँ एक फ्लैजिला था। अब प्रोकैरियोटिक की जो फ्लैजिला थी वो किससे निकल रही थी?
सेल वॉल से। इसको लिखना नहीं है, रफ वर्क है, ठीक है। तो ये क्या है, सेल वॉल। और उसके बाद थी हमारी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये हम मान लेते हैं ये हमारी ये है हमारी फ्लैजिला, ठीक है। ये है हमारी फ्लैजिला, ये हमारी फ्लैजिला। तो इस फ्लैजिला के कितने पार्ट हो गए आप देखो तो, इस फ्लैजिला के कितने पार्ट हो गए। एक तो हमारा यहाँ हो गया फिलामेंट, एक तो हो गया हमारा हुक, और तीसरा हो गया बेसल बॉडी। ये क्या है, सेल वॉल, ये है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में ये क्या है, हुक, जहाँ ये फंसा हुआ है, और ये है बेसल बॉडी। और से यहाँ यूकैरियोटिक कोशिका में तो सेल वॉल से नहीं निकलता, यूकैरियोटिक कोशिका में ये सेल मेम्ब्रेन से निकलता है। ये क्या है, सेल वॉल बना हुआ है, और ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। ये जो हमारा ये है पूरा, ये है सेल मेम्ब्रेन का बना हुआ। तो यहाँ से निकलता है, और यहाँ एक हिस्सा यहाँ होता है, एक हिस्सा वहाँ होगा। तो जिससे क्या कारण क्या होता है, जिसके कारण इसके दो ही पार्ट बन पाते हैं। इसके कितने पार्ट बन पाते हैं, इसके केवल दो पार्ट बन पाते हैं। कारण यही है इसके बनने का, दो पार्ट, क्योंकि इसके ये सेल वॉल से नहीं निकलता, और ये जब भी निकलता है सेल वॉल से निकलता है। सेल मेम्ब्रेन से निकलता है, इसके दो पार्ट ही बन पाते हैं, ठीक है। एक तो हमारी फिलामेंट या शाफ्ट, और दूसरी बेसल बॉडी। तो ये एक अंतर जो है आपके एग्जाम में आ सकता है कि सेल वॉल के कितने, प्रोकैरियोटिक सेल वॉल कितने भाग होते हैं, 3 भाग। यूकैरियोटिक कोशिकाओं सेल वॉल नहीं, प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला के कितने भाग होते हैं, 3 भाग। यूकैरियोटिक फ्लैजिला के कितने भाग होते हैं, 2 भाग। और हमारी जो स्टेटमेंट में फंसा सकता है, स्टेटमेंट में क्या फंसा सकता है, स्टेटमेंट फंसा सकता है कि यूकैरियोटिक कोशिकाएं सेल वॉल से निकलती है या सेल मेम्ब्रेन से निकलती है। प्रोकैरियोटिक जो आपकी जो फ्लैजिला है वो सेल वॉल से निकलती है या सेल मेम्ब्रेन से निकलती है। तो कौन कहाँ से निकलता है, ये यहाँ आपको फंसा सकता है, ठीक है। तो यहाँ आपको फंसना नहीं है, मैंने आपको ये समझा दिया। आ जाओ, अब हम समझते हैं सेल वॉल और फ्लैजिला को, ठीक है। तो हमारी जो फ्लैजिला होती है यूकैरियोटिक में, हमारी यूकैरियोटिक में फ्लैजिला जो होती है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती है। क्या, किस प्रोटीन का, ट्यूबुलिन प्रोटीन की। और ये आप जो देख रहे हैं ये गोला 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 क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स है। क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स हमने देखा था, ये क्या होती है, माइक्रोट्यूब्यूल्स। चलो ये क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स। और ये सारी क्या है, फिलामेंट। तो हम देख रहे हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये कितनी माइक्रोट्यूब्यूल्स, यहाँ देखो डबलेट्स, 2 जोड़ा 2 जोड़ा 2 जोड़ा 2 जोड़ा, ऐसे करके ये 9 2 जोड़ा 2 जोड़ा 2 जोड़ा करके है। कितने हैं, 9। तो 9 डबलेट रिंग है, 2 जोड़ा 2 जोड़ा 2 जोड़ा करके कितने डबलेट रिंग है, 9। और 2 सिंगल रिंग है, 2 सिंगल रिंग बीच में है। तो 2 सिंगल रिंग कहाँ है, बीच में। अगर हम सबको जोड़ दें, 9 दूनी 18 जोड़ 2 20 माइक्रोट्यूब्यूल से सारे बने हुए हैं। अब हम सबके नाम देख लेते हैं, एक एक सबके नाम देख लेते हैं। ये हमारा कौन सा भाग है, ये हम देख रहे हैं जो हमारी सेल वॉल है। ये हम क्या देख रहे हैं, जो हमारी सेल वॉल का है ये हिस्सा, सेल वॉल का ये हिस्सा है, इसे कट के देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कट करके देख रहे हैं ये हिस्से को, ठीक है। सेल वॉल नहीं, सॉरी, पता नहीं आज बार बार सेल वॉल बोल रहा हूँ। ये जो हमारी फ्लैजिला का ये भाग है, इस फ्लैजिला के इस भाग को हम कट करके देख रहे हैं, ठीक है। आ जाओ, तो ये हमारी क्या है, डबलेट रिंग है। ये क्या है, डबलेट रिंग है। और डबलेट रिंग को जोड़ने का काम कौन करता है, अंतःद्वारिक सेतु या इंटर डबलेट ब्रिज। क्या, इंटर डबलेट ब्रिज मतलब दो डबलेट के बीच का ब्रिज, 2 डबलेट के बीच का ब्रिज। इंटर का मतलब होता है बीच का, और डबलेट के बीच का ब्रिज, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है परिधीय सूक्ष्म नलिकाएं, परिधीय पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, जिसको हम डबलेट भी कहते हैं। इसका नाम क्या है, हिंदी के परिधीय सूक्ष्म नलिकाएं, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, जिसे हम डबलेट भी कह रहे हैं क्योंकि 2 अंग है। और ये 13 प्रोटोफिलामेंट बनी होती है, और ये 10 बनी होती है। 10 क्यों, क्योंकि ये देखो 13 खा गया, 13 जो है ये पूरा है, और ये छोटा सा यहाँ कम पड़ गया। देखो ये जो हमारा ए है, ए क्या है, कम पड़ गया है, थोड़ा कम पड़ गया, क्योंकि इसने झाँप लिया इसको, है ना, इसको झाँप लिया है, और ये इतना कम पड़ गया इसका हिस्सा, ये इसने खा गया है, तो इसका कम पड़ गया। इसमें 10 ही प्रोटोफिलामेंट आ सके हैं। और
ये हमारी क्या है, कोशिका झिल्ली है, किसकी, फ्लैजिला की, क्योंकि ये कोशिका झिल्ली से निकलती है, इसलिए बाहरी सतह क्या होगी, कोशिका झिल्ली। उसके बाद ये हमारी सेंट्रल सीध या केंद्रीय आच्छद, ये क्या है, सेंट्रल सीध या केंद्रीय आच्छद। उसके बाद रेडियल स्पोक, ये हमारी क्या है, रेडियल स्पोक, जिससे ये सेंट्रल सीध से जुड़ी होती है, ठीक है। और ये हमारी सेंट्रल टिब्यूल्स है, क्या है, सेंट्रल माइक्रोटिब्यूल्स, दो है, क्या है, सेंट्रल माइक्रोटिब्यूल्स, 2 सिंगलेट। आ जाओ, अब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं, आ जाओ। मतलब आज हमारा सीलिया और फ्लैजिला है, उसके बाद हमारा जो हमारा न्यूक्लियस होगा और क्रोमोसोम होगा, उसके बाद हमारा ये सेल चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त। उसके बाद हम जैवाणु स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारी पक्षाभियाएँ तथा कशाभिकाएँ रोम सदृश कोशिका झिल्ली पर मिलने वाली अपवृद्धि है। रोम सदृश का मतलब बाल जैसे, हेयर जैसे, जो हमारी सीलिया फ्लैजिला क्या होते हैं, बाल या हेयर जैसे, बाल जैसे क्या होते हैं, कोशिका झिल्ली से निकलती है, बाल या हेयर जैसे। अब बाल जैसे हमारी सतह से कैसे बाल निकलती है, वैसे ही सेल के सतह से, उसकी झिल्ली से निकलती है सीलिया फ्लैजिला। पक्षाभ एक छोटी संरचना है जो चप्पू की तरह कार्य करती है। देखो हमारी क्या है, ये नाव, देखो नाव, ठीक है, नाव में क्या लगा होता है, चप्पू, चप्पू 4 चप्पू उधर भी लगे होंगे, और ये आदमी, तो क्या होगा, चप्पू चलाएगा, क्या चलाएगा, ये सब सारे चप्पू चलाएंगे, जिससे पानी क्या जाएगा पीछे और नाव जाएगा आगे, ठीक है। पानी जाएगा पीछे और नाव जाएगा आगे। तो देखो चप्पू जो है पानी को ढकेलने का भी कार्य कर रहा है, क्या कर रहा है, पानी को ढकेलने का कार्य भी कर रहा है और आगे भी जा रहा है। पानी को ढकेलने का भी, पानी को इधर ढकेल रहा है और खुद जा रहा है आगे। तो ये जो हमारी जो सीलिया है जो हमारी ये छोटे छोटे सीलिया जो हैं, ये क्या करती है, ये जो है फ्लूइड को, अपने सराउंड जितने भी तरल पदार्थ है उसे मूव कर सकती है, अपने आसपास के जितने भी तरल पदार्थ हैं उसे क्या कर सकती है, मूव कर सकती है, या खुद भी मूव कर सकती है, पर इतनी ज़्यादा मूव नहीं करती, क्योंकि हमारी जो कोशिकाएं हैं, अधिकतर कोशिकाएं चिपकी होती है, तो हमारी कोशिकाओं को अधिकतर मूव करने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि हमारे हमारे क्या है, गले में देखो, हमारी ये गला है, ठीक है, और ये हमारी गला की कोशिकाएं हैं, और गला की कोशिकाओं पे क्या है, सीलिया, ठीक है, सीलिया पक्षी भाई। तो सीलिया जो है हमारी गले में है, ठीक है। अब गले में हमारी क्या आ गई, बलगम, गले में क्या आ गई हमारी, बलगम। अरे यार इसको पीला कर देते हैं, गले में क्या आ गई, बलगम। तो यह क्या करेगी, ये आपकी बलगम को क्या करेगी, ये आपके बलगम को ऐसे उठा के इधर फेंक देगी, ठीक है, जिससे आप इसको बाहर फेंक दोगे। तो ये सीलिया का काम होता है कि चीज़ों को चप्पू चला के आगे भेज देना। जैसे हमारी चप्पू थी नाव की, वो पानी को पीछे फेंक रही थी, तो ये भी चप्पू चला के इसे इधर या उधर फेंक सकता है। तो ये काम क्या होता है, सीलिया का। समझ में आ गई होगी ना क्या काम होता है। तो किसकी होती है, रोम सदृश कोशिका झिल्ली पर मानने वाली अपवृद्धि है। पक्षाभ जो होती हैं, जो हमारी सीलिया का एक वचन है पक्षाभ एक छोटी संरचना होती है जो चप्पू की तरह कार्य करती है, जो कोशिका द्रव को या उसके चारों तरफ मिलने वाले द्रव्य की गति में सहायक होती है। क्या होती है, जो कोशिका द्रव को या कोशिका के चारों तरफ मिलने वाले द्रव्य की गति की सहायता करती है। देखो हमने अभी आपको समझाया कि या तो ये नाव पानी को पीछे कर रहा था और खुद भी आगे जा रहा था, क्योंकि हमारी कोशिका अधिकतर चिपकी रहती, तो ऐसे ही कफ को या किसी पदार्थ को बाहर भेजती चप्पू चला के, या गति करती है चप्पू चला के। और कभी कभी ये खुद भी मूव कर सकती है एक कोशिकाओं में, ठीक है, पर ज़्यादा नहीं मूव कर पाती। क्या करती है, गति भी कर सकती है, गति में भी सहायक होती है, या अपने चारों तरफ पदार्थ को सरका देती है। कशाभिका अपेक्षाकृत लंबे व कोशिकीय गति में सहायक होते हैं। क्या होते हैं, कशाभिकाएं अपेक्षाकृत लंबे व कोशिकीय गति में सहायक होते हैं।
देखो हमारी जो, आ जाओ, ये हमारी कोई कोशिका है, ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका है। जैसे प्रोकैरियोट में क्या था, झालर, प्रोकैरियोट में था झालर, तो से यहाँ होती है सीलिया, ठीक है, और ये हमारी फ्लैजिला, फ्लैजिला बड़ी होती है। तो कौन सबसे ज़्यादा गति कर पाएगा, ये सबसे ज़्यादा गति करता है, ये थोड़ा गति करता है सीलिया पर, इतना ज़्यादा नहीं करता। सीलिया गति करता है, हाँ गलता है, पर मुख्य गति का केंद्र क्या है, फ्लैजिला, मुख्य गति का केंद्र क्या है, फ्लैजिला। तो हमारी जो कशाभिकाएँ हैं अपेक्षाकृत लंबे व कोशिका गति में सहायक होते हैं। अपेक्षाकृत यही कोशिका गति में सहायक होती हैं। क्या होती है, अपेक्षाकृत क्या होती है, यही कोशिका गति में सहायक होती है। अगर स्टेटमेंट आ जाए कि केवल कशाभिकाएँ केवल कशाभिका कोशिकीय गति में सहायक होती है, तो गलत है। क्या है, गलत है। पर अपेक्षाकृत केवल कुछ कशाभिकाएँ ही गति में सहायक होती, तो ये सही हो जाएगी, क्योंकि अपेक्षाकृत सबसे ज़्यादा रोल इन्हीं का होता है। प्रोकैरियोटिक जीवाणुओं में पाई जाने वाली कशाभिका संरचनात्मक रूप से यूकैरियोटिक कोशिकाओं से भिन्न होती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, क्यों भिन्न होती है, क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक की जितनी भी सीलिया फ्लैजिला होती है वो कहाँ से निकलती है, सेल मेम्ब्रेन से। उसके कौन से पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। तो संरचना के आधार पे यह प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला से क्या होती है, भिन्न होती है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी अध्ययन से पता चलता है कि पक्षाप व कशाभिका जीव द्रव्य झिल्ली से ढके होते हैं। अभी हम यहाँ देखो क्या किससे ढके होते हैं, ये हमारी ढकी होती है सेल मेम्ब्रेन से, जीव द्रव्य झिल्ली। ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। आ जाओ, सेल मेम्ब्रेन से ढकी। इसके कोर को क्या कहते हैं, एक्सोनिम या अक्षसूत्र। इसके कोर को क्या कहते हैं, एक्सोनिम। इसके कोर को क्या कहते हैं, एक्सोनिम या अक्षसूत्र। इसके कोर को क्या कहते हैं, एक्सोनिम। जो कई सूक्ष्म नलिकाओं का बना होता है, जो लंबे अक्ष के समांतर स्थित होते हैं, समांतर, जैसे पैरेलल क्या होती है, इसको क्या कहते हैं, समांतर, ठीक है, अक्ष के समांतर स्थित होते हैं। अक्षसूत्र के केंद्र में एक जोड़ा, अक्षसूत्र के केंद्र में क्या होता है, एक जोड़ा। ये हमारी एक जोड़ा सेंट्रल माइक्रोट्यूब अक्षसूत्र के केंद्र में एक जोड़ा सूक्ष्म नलिकाएं मिलती हैं, जो 2 द्विअक्षीय परिधि की ओर व्यवस्थित सूक्ष्म नलिकाएं होती है। इसकी बात कर रही है। सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल की 2 सिंगलेट क्या होती है, 2 सिंगलेट। सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स 2 सिंगलेट। आ जाओ, कहाँ थे हम, मिलती है, और 2 द्विअक्षीय परिधि और व्यवस्थित सूक्ष्म नलिकाएं होती है। और क्या होती है, 9 क्या होती है, पेरिफेरल डबलेट होती है, जो हमारी ये है 9। कितनी होती है, 9, और सेंटर में कितनी होती है, 2। तो 9 जोड़ 2 इसकी क्या होती है, संरचना होती है। चलो, इसको क्या कहती है, इस व्यवस्था को 9+2 प्रणाली कहते हैं। केंद्रीय नलिका सेतु द्वारा जुड़े होते हैं एवं सेंट्रल शीथ द्वारा ढके होते हैं। ये क्या है, हमारी केंद्रीय नलिका। ये है हमारी केंद्रीय नलिका, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने इसका कुछ लिखा भी नहीं, तो आप क्या करोगे, इसको जो है आप क्या करना, ऐसे कर देना, ठीक है, केंद्रीय नलिका, ठीक है, केंद्रीय नलिका। और ये हमारी क्या है, सेंट्रल शीथ क्या होती है, सेंट्रल शीथ से ढके होते हैं, जो परिधीय द्विक के प्रत्येक नलिका को अरीय दंड द्वारा जोड़ते हैं। क्या करते हैं, जो परिधीय जितने भी है द्विक नलिका, जितने भी पेरिफेरल जितने भी डबलेट हैं, उसको किससे जोड़ते हैं, रेडियल स्पोक से क्या जोड़ते हैं, सेंट्रल शीथ। देखो साइकिल में किस प्रकार का स्कोप होता है, साइकिल में भी स्कोप होता है ना, स्पोक। तो हम साइकिल में भी हमारा ऐसे स्पोक होता है, साइकिल में भी। तो जो स्पोक होता है वो क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ भी वही कर रहा है स्पोक, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी लगा हुआ है। इस प्रकार 9 अरीय छड़ बनती है, तान या छड़ बनती है। 9 रेडियल स्पोक होते हैं, कितने,
नो रेडियल स्पोक, तो ये सारे हो गए रेडियल स्पोक। और परिधीय द्विक सेतु द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, इंटर डबलेट ब्रिज के द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। दोनों पक्षा व कशाभिका तारक केंद्र सदिश संरचना से बाहर निकलते हैं, जिसे बेसल बॉडी कहते हैं। इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक इमेज लेंगे, एक इमेज इनपुट करेंगे। आ जाओ, क्या है ये, मतलब आ जा भाई, कोने में ही देख लेते हैं, घोपचे में देखेंगे, आ जा। तो यहाँ हमें कुछ संरचना दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है मैं संरचना, यह हमारी दिख रही है संरचना। ये कटवट क्यों दिख रहा है भाई साहब, इसको मैं करूँगा ना तो ये सारे जितने भी लिखे हुए ना इसके ऊपर उग जाएंगे। तो कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा करो और आ जाओ, इसके ऊपर ही पढ़ लेते हैं। आ जाओ, देखो हमारे पास ये हमारी क्या हो गई, ये जो हमारी सेल मेम्ब्रेन हो गई, क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन हमारी ये है सेल मेम्ब्रेन। यहाँ भी सेल मेम्ब्रेन जा रही है, यहाँ भी सेल मेम्ब्रेन जा रही है। ठीक है, ये सारा इलाका क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। ठीक है, अब कोशिका झिल्ली का नीचे के भाग को क्या कहते हैं, बेसल बॉडी। क्या कहते हैं, बेसल बॉडी। तो हमारी बेसल बॉडी जो होती है वो ऐसी दिखती है, ऐसी दिखती है, जिसका बीच का हिस्सा खाली होता है, जिसके बीच का हिस्सा खाली होता है, बाकी आसपास होते हैं। यहीं ऊपर का हिस्सा देखिए आप, यहाँ डबलेट है, यहाँ डबलेट है, यहाँ डबलेट है, डबलेट है, और बीच में 2 सिंगलेट है। वैसी संरचना जैसे हमने देखी वहाँ पे, वैसे ही संरचना यहाँ पे होती है। तो इस सिलिया फ्लेजिला में कितने कैसे मिल रहे हैं हमें संरचना, 9+2, 9+2 संरचना हमें सिलिया फ्लेजिला में मिल रहा है। पर बेसल बॉडी में क्या होता है, केवल 9+0 मिलता है, 9+0, 9+0 संरचना मिलता है। पर यहाँ पे ट्रिपलेट है, देखो 1 2 3, 1 2 3 ट्रिपलेट है ना, देखो 1 2 3, 3 ट्रिपलेट है, तो 9 ट्रिपलेट होते हैं +0, 9 यहाँ होता है 9+2। तो ये हमारी संरचना है बेसल बॉडी की या सेंट्रियोल की, और ये हमारी संरचना है सीलिया फ्लेजिला की। जो सीलिया फ्लेजिला निकलती है वो इससे निकलती है, किससे निकलती है, इससे निकलती है। हमारी जो सीलिया फ्लेजिला होती है किससे निकलती है, इससे निकलती है। तो ये जो संरचना है आपको समझ में आ गई होगी। अभी हम देखेंगे जितनी भी सेंट्रियोल क्या होती है। आ जाओ भाई साहब, मैंने ऑलरेडी इसे बना के रखा है तो मैं इसे डिलीट मार देता हूँ। ठीक है, चला जा। देखो ये जो हमारी है बेसल बॉडी या सेंट्रियोल, इसी से निकलती है सीलिया या फ्लेजिला। ठीक है, इसी से क्या निकलती है, सीलिया या फ्लेजिला, इसी को बेसल बॉडी कहते हैं। तो हमारा जो सीलिया है फ्लेजिला है वो तो कंप्लीट हो चुका है ना। हमने सीलिया और फ्लेजिला का अंतर भी लिख रखा है, कहाँ पे लिख रखा था, आ जाओ मैं आपको दिखाता हूँ। सीलिया और फ्लेजिला का अंतर देखो, ये है सीलिया और फ्लेजिला का अंतर। प्रोकैरियोटिक फ्लेजिला, यूकैरियोटिक फ्लेजिला, सॉरी सीलिया फ्लेजिला का अंतर नहीं है, यू प्रोकैरियोटिक फ्लेजिला और यूकैरियोटिक फ्लेजिला। जो हमारी प्रोकैरियोटिक फ्लेजिला होती है वो होती है छोटी और साधारण आकृति की होती है, और ये जो होती है लार्ज होती है और कॉम्प्लेक्स होती है। ये किसकी बनी होती है, फ्लेजिलिन प्रोटीन की बनी होती है, जो केवल एक जैसे फ्लेजिलिन प्रोटीन, केवल एक जैसे फ्लेजिलिन प्रोटीन ऐसे ऐसे जुड़े होते हैं, एक जैसे फ्लेजिलिन प्रोटीन ऐसे ऐसे जुड़े होते हैं। पर इसमें क्या होते हैं, 9 डबलेट होते हैं, फिर बीच में सिंगलेट होते हैं। तो ये क्या होगी, कॉम्प्लेक्स रचना हो गई। ये क्या होती है, रोटेटरी मूवमेंट शॉट करती है या बेंडिंग मूवमेंट शो करती है। मतलब ये कहीं भी आ जा सकती है, ये पीछे जा सकती है, आगे जा सकती है, ऊपर नीचे जा सकती है। यह क्या होती है, रोटेटरी मूवमेंट। जैसे आपने कोई खिलौना चलाया होगा, जैसे हमारा कोई खिलौना है, ठीक है, और इसमें क्या लगी थी, चाबी। अगर आपने चाबी घुमा दी तो ये आगे ही जाएगा, जिसका जिधर मुंडी होगा उधर ही जाएगा। अगर इसको इधर करना है तो क्या करना होगा, इसको उठा के इधर करना होगा इसका मुंडी, तब ये इधर जाएगा। तो पहले इधर जाके खत्म हो जाएगा, फिर इधर जा सकता है। एक बार मतलब चलना स्टार्ट कर दिया तो इसमें कोई ब्रेक नहीं है। तो इसकी ये क्या है, डिसएडवांटेज, रोटेटरी मूवमेंट। चाबी जैसे घुमाओ चाबी, ट्यूं 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 और फुर निकल पड़ता है। ये प्रोटॉन पंप से चलता है, ये एटीपी से चलता है। ठीक है, आ जाओ। काफ़ी जल्दी सीलिया और फ्लेजिला कंप्लीट कर ली है हमने। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे सेंट्रियोल या बेसल बॉडी को कंप्लीट करेंगे काफ़ी अच्छे तरीके से। आ जाओ,
अब हम देखने वाले हैं तारकाय या तारक केंद्र। तारक मेहता का उल्टा चश्मा नहीं, तारक केंद्र, जिसे हम बेसल बॉडी या सेंट्रोजोम या तथा सेंट्रियोल, जो हमारी क्या होती है 9+0 सेंट्रियोल एंड बेसल बॉडी। आ जाओ, सेंट्रियोल या बेसल बॉडी इसी को कहते हैं, जो हमारी 9+0 संरचना की होती है। 9+0 मतलब क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ट्रिपलेट है और बीच में कुछ नहीं, खाली, बीच का मान ला इसका खाली, तो 9+0 तो 9। अब क्योंकि 9 को क्या है ट्रिपलेट, तो 9 9 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं। और ये हमारी इलेक्ट्रॉन डेंस प्रोटीन का पार्ट है। ये एसी लिंकर है। एसी लिंकर का मतलब क्या होगा मैं आपको समझाता हूँ। मैंने क्या देखा था वहाँ पे डबलेट में, डबलेट को मैंने नाम दिया था, एक को ए एक को बी। डबलेट को क्या नाम दिया था, एक को ए, इसको ए दिया था, इसको बी दिया था। अब क्योंकि इसमें 3 गोला है, इसमें 3 गोला है, तो एक को नाम धरेंगे ए, अरे यार, अरे एक को नाम धरेंगे ए, आ जाओ, एक को नाम धरेंगे ए, दूसरे को बी, तीसरे को सी, वैसे ही इसको नाम धरेंगे ए, इसको बी, इसको सी। तो देखो ये सी किससे जुड़ रहा है, ए से, एक सी किससे जुड़ रहा है, ए से, तो इसका नाम क्या होगा, एसी लिंकर। और बीच के माले जो हमारा खाली है इसको क्या कहेंगे, हब। इसको क्या कहेंगे, हब, जो प्रोटीन का बना होता है। और यहाँ भी स्पोक बना हुआ है, साइकिल में स्पोक होता है, वैसे यहाँ भी स्पोक है, सीलिया फ्लेजिला में भी स्पोक है, बेसल बॉडी या सेंट्रियोल में भी स्पोक है। आ जाओ, अभी जो हमारी सेंट्रियोल का काम करती है, मैंने आपको सेल डिवीजन पढ़ाया था, किसमें, प्लांट में। प्लांट में सेंट्रियोल नहीं पाई जाती, तो ये सेंट्रियोल क्या करती है, एनिमल में पाई जाती है। सेंट्रियोल क्या करती है, हमारी सेल डिवीजन में काम करती है, सेल डिवीजन में काम करती है। तो ये सेल डिवीजन कैसे कराती है, ये तार निकालती है। ये क्या निकालती है, तारे निकालती है। ये तारे निकाल के क्या कर सकती है, ये अगर तार निकालना शुरू कर देगी, तार निकालना शुरू कर देगी, तार निकालना शुरू कर देगी, तो क्या क्या बना सकती है, एक तो हमारी सीलिया बना सकती है, दूसरी फ्लेजिला बना सकती है, तीसरी ये हमारी क्या होगी, ये हमारी क्या बन सकती है, सेल डिवीजन करा सकती है। तो 3 चीज़ें हो सकती है, माइक्रोट्यूब्यूल्स निकाल सकती है जिससे सेल डिवीजन होगा, सीलिया फ्लेजिला निकाल सकती है। तो 3 चीज़ें ये कर सकती है। तो जब सेल डिवीजन कराती है तो तारे निकालती है आसपास से, क्या निकालती है, तारे निकालती है। अब तारे निकालती है तो आगे का इलाका क्या होना चाहिए, खाली। जैसे हमारी गोल्जी बॉडी में था इलाका खाली काम करने के लिए, तो इसका क्या होना चाहिए, यहाँ ये इलाका खाली, क्योंकि इसको तारे निकालनी है ताकि ये तार निकाल सके, क्या कर सके, तार निकाल सके, जिसे हम कहते हैं काइनोप्लाज्म। इस खाली इलाके को क्या कहते हैं, काइनोप्लाज्म या साइटोसेंट्रम, साइटोसेंट्रम या काइनोप्लाज्म। तो ये इलाका खाली होता है तो ये तारे निकालती है, ऐसे ऐसे तारे निकालती है, ठीक है, ऐसे ऐसे तारे निकालती है, ठीक है। और ये जो हमारी जितने भी इलाका है हमारा जो खाली है, इसमें एमोर्फस, ये एमोर्फस पेरिफेरल मटेरियल होता है। एमोर्फस का क्या होता है, अक्रिस्टलीय, एक अक्रिस्टलीय जो हमारी होती है, अक्रिस्टलीय सब्सटेंस होती है, मटेरियल होते हैं, पदार्थ से घिरे होते हैं, अक्रिस्टलीय पदार्थ, अक्रिस्टलीय पदार्थ यहाँ से घिरे होते हैं। और ये हमारी क्या करती है, ये जो हमारी होती है सेंट्रियोल, एक को कहते हैं सेंट्रियोल। देखो हमारी कितनी है बेलना, यहाँ पे 2 बेलना है हमारे पास, कितने बेलने हैं, 2 बेलने हैं। समझाता हूँ मैं आपको, 2 बेलने हैं। एक बेलने को क्या कहेंगे, सेंट्रियोल, एक बेलने को कहेंगे सेंट्रियोल, इस पूरे हिस्सा कहेंगे सेंट्रोसोम। क्या कहेंगे, सेंट्रोसोम। एक को कहेंगे बेलना, एक बेलने को क्या कहेंगे, सेंट्रियोल या बेसल बॉडी, बेसल बॉडी। यहीं से तारे निकलेगी ना, सीलिया फ्लेजिला, देखो ऐसे सीलिया फ्लेजिला निकाल देती है, ठीक है, ऐसे ऐसे सीलिया फ्लेजिला निकाल देती है। तो इस ए को क्या कहेंगे, बेसल बॉडी। एक अब बेसल बॉडी से निकलती है ना, तो इसको कहेंगे बेसल बॉडी। पर इस सबको मिला दे एक बार, तब जाके बनता है सेंट्रोजोम। क्या बनता है, सेंट्रोजोम। तो ये जो आपके मन में डाउट नहीं आना चाहिए कि सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम में अंतर क्या होता है। तो क्या, सेंट्रियोल और ये जो हमारा अक्रिस्टलीय पदार्थ है, इन सबको मिला के बना सेंट्रोजोम। ये दोनों के दोनों बेलना और अक्रिस्टलीय पदार्थ को मिला के बना सेंट्रोजोम, ठीक है। आ जाओ, तो हमें यहाँ पे समझ में आ गया। और हमारे पास क्या है, 9 जो हमारी रिंग्स हैं, क्या है, 9 ट्रिपलेट रिंग्स है, क्या है, रिंग। तो 9 रिंग से बनी हुई है,
ये हमारी क्या है, इस रिंग में 9 ट्रिपलेट है। क्या है, 9 ट्रिपलेट है और ये क्या है, 9 हिस्सों में बटा हुआ है। 9 हिस्सों में बटा हुआ है तो इसके बीच का एंगल कितना होगा, इसके बीच का कोण कितना होगा। इसके बीच के कोण को पता करने के लिए हम 360/9 करेंगे, क्योंकि पूरा एंगल कितना होता है एक वृत्त का 360, और इसमें क्योंकि 9 भाग है तो 9 से भागा देंगे, जितना आएगा एंगल 40। अब आ जाओ, ये जो हमारी सेंट्रियोल है, ये जो है सेंट्रियोल है, जब सीलिया और फ्लैजिला को प्रोड्यूस करता है, बनाता है, तो उस समय हम इसको क्या कहते हैं, सेंट्रियोल को बेसल बॉडी। तो इसका परिभाषा भी लिख दिया है। बड़े ही आश्चर्य की बात है कि सेंट्रियोल एक ऑर्गेनेल है जो मल्टीप्लाई कर सकता है, जबकि इसके पास डीएनए नहीं होता। देखो हमारी क्या मल्टीप्लाई कर सकती है, क्या मल्टीप्लाई कर सकती है अपने आप, डीएनए। डीएनए अपने आप मल्टीप्लाई कर सकती है। इतना वाहियात चलचित्र, डीएनए अपने आप मल्टीप्लाई कर सकती है। आरएनए अपने आप मल्टीप्लाई कर सकती है। प्रोटीन जितने भी होते हैं अपने आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। और जो हमारी बेसल बॉडी है सेंट्रियोल किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। बड़ी आश्चर्य की बात है, इसके अंदर डीएनए नहीं है, आरएनए भी नहीं है, फिर भी अपने आप को मल्टीप्लाई कर पा रहा है। कभी आश्चर्य की बात है। एक और प्रोटीन हो जाती है हमारी, आप अगले अध्याय में पढ़ोगे, पिछले अध्याय में पढ़नी चाहिए थी, जिसे मैंने अभी छोड़ के हम यहाँ कोशिकाओं पढ़ रहे हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें हम पढ़ते हैं प्रियोन नामक एक प्रोटीन होता है जो अपने आप रेप्लिकेट कर पाता है, जबकि उसके पास ना ही डीएनए होते हैं ना ही आरएनए होते हैं। तो जीव जगत में ये बड़े ही आश्चर्य की बात है, जो हमारी सेंट्रियोल है वो रेप्लिकेट कर पा रही है खुद ब खुद, और ये जो हमारी प्रियोन है ये भी अपने आप को रेप्लिकेट कर पाती है। काफ़ी आश्चर्य वाली बात है, अपवादों में गिने जाते हैं, मतलब नियमों के विरुद्ध। आ जाओ, तारकाय, सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम को मैं हिंदी में लिख दूं क्या, तारकाय। तारकाय लिख लेना आप, क्या, तारकाय, तारक केंद्र। अरे यार तारकाय, आ जाओ लिख ही देता हूँ। एक तो मेरी हिंदी इतनी खराब है, देखना पड़ेगा पहले क्या था। तारकाय, गलत गलत हो गया ना, सॉरी। तार का काय, फिर से देखना पड़ेगा, सही हुआ, हाँ हो गया भाई साहब। और जो दो बेलना का तारक केंद्र, इसको क्या कहते हैं, सेंट्रियोल को तारक केंद्र। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक केंद्र। आ जाओ, तो तारकाय वो अंगक हैं जो दो बेलनाकार संरचनाओं से मिलकर बने होते हैं, जिसे तार केंद्र कहते हैं। यह अक्रिस्टलीय परिधीय द्रव्य से घिरा होता है। दोनों दोनों तारक केंद्र तारकाय में एक दूसरे से लंबवत स्थिति होते हैं, लंबवत स्थित होते हैं, मतलब 90 डिग्री। दोनों कितने डिग्री पे हैं, 90 डिग्री, 90 डिग्री लंबवत हैं एक दूसरे से। और आ जाओ, जिसमें प्रत्येक की संरचना बैलगाड़ी के पहिए के समान होती है। ये जो हमारी क्या है ना, ये बैलगाड़ी के पहिए के समान है। ये क्या है, हमारी बैलगाड़ी के पहिए। हम आपने तो बैलगाड़ी देखी नहीं है, आपको वैसे पता चलेगा कि बैलगाड़ी के पहिए कैसे होते हैं। बैलगाड़ी के पहिए जो हमारे ऐसे ही होते हैं, और इसमें ऐसे ऐसे करके 9 ऐसे होते हैं, तो बैलगाड़ी के पहिए के समान है। वाह क्या चित्र बनाया हमने, समझ लो, इसी को देख लो बैलगाड़ी के पहिए। आ जाओ, इसको कार्डव्हील कहते हैं इंग्लिश में। तारक केंद्र संख्या में 9 समान दूरी पर स्थित परिधीय ट्यूबुलिन सूत्रों की, देखो ये भी किस प्रोटीन की बनी हुई है, ये भी बनी हुई है ट्यूबुलिन प्रोटीन, ठीक है, क्योंकि यही तो बनाती है सीलिया फ्लैजिला, वो भी ट्यूबुलिन प्रोटीन की होती है। प्रत्येक परिधीय सूत्र एक त्रिक होते हैं। प्रत्येक परिधीय सूत्रक एक त्रिक होते हैं। त्रिक मतलब ट्रिपलेट, हर एक क्या होते हैं, ट्रिपलेट। पास के त्रिक आपस में जुड़े होते हैं। तारक केंद्र का अग्र भीतरी भाग प्रोटीन का बना होता है। अग्र भीतरी भाग प्रोटीन का बना होता है, जिसे धुरी कहते हैं। हब, हमारा जो हब है बीच का खाली माला, ये किस भाग का बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। यह परिधीय त्रिक के नलिका से प्रोटीन से बने अरिय दंड से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं, स्पोक से जुड़े होते हैं या दंड से जुड़े होते हैं। तारक केंद्र पक्षावोसीलिया का आधार ये बनाता है, क्या बनाता है, बेसल बॉडी। और
तक्र तंतु जंतु ये क्या यार, तक्र तंतु जंतु कोशिका विभाजन के उपरांत तड़कू उपकरण बनाता है। क्या बनाता है? तड़कू उपकरण। स्पाइनल फाइबर, अरे स्पाइनल फाइबर नहीं होगा, इंग्लिश में मैंने यहाँ स्पाइनल फाइबर रखा है, स्पाइनल फाइबर नहीं होगा, मैं यहाँ नाम भूल रहा हूँ। इसको कहते हैं शायद माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं, या फिर देखो मैं नाम भूल रहा हूँ शायद, हटाओ। आगे आने वाले हम सेल साइकिल और सेल डिवीजन पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर स्पष्ट कर देंगे, इसका नाम भी लिख दूंगा। चलो आ जाओ, ये तो डिटेल में पढ़ेंगे ही। आ जाओ, कैसे ये सेल डिवीजन में पार्ट लेता है, कैसे ये सेल डिवीजन कराता है, सारे देखेंगे। तो हमारा जो है यहाँ पे सीलिया और फ्लैजिला वो जो है समाप्त हो चुका है। और अब हम आ गए हैं, हम कहाँ आ गए? हम जो आपको एक होमवर्क दिए थे, बस आप होमवर्क पे हम आ गए। तो मैंने कल आपको दिया था होमवर्क। क्या दिया था? होमवर्क। अब आ जाओ भाई साहब, होमवर्क दिया था। कहाँ से दिया था? यहाँ से दिया था, सेल मेम्ब्रेन से होमवर्क स्टार्ट हुआ था। आ जाओ, सेल मेम्ब्रेन से होमवर्क। आ जाओ, सेल मेम्ब्रेन खोल लेते हैं। ठीक है, खुल जा सिम। तो हमारा प्रश्न क्या है? हमारा प्रश्न, आ जाओ, कहाँ से थे? यहाँ पे। सेल मेम्ब्रेन किस केमिकल का बना होता है? सेल मेम्ब्रेन में 3 केमिकल होते हैं। हमारा होता है लिपिड होता है, प्रोटीन होता है और कार्बोहाइड्रेट होता है। सेल मेम्ब्रेन मुख्यतः किस केमिकल का बना होता है? लिपिड और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट काफ़ी कम मात्रा में होती है। जब मुख्यता की बात कहे तो केवल लिपिड एंड प्रोटीन, पर जब कहे सबकी बात तो उसमें कार्बोहाइड्रेट भी ऐड कर देना है। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन किस लिपिड का मुख्यतः बना होता है? मुख्यतः देखो यहाँ फिर आ गया मुख्यतः। क्या आ गया हमारा यहाँ फिर? मुख्यतः मतलब और भी लिपिड होते हैं। हम यहाँ मुख्यतः क्या होता है? फास्फोलिपिड। यहाँ होती है ना फास्फोरस की नेगेटिव चार्ज, तो फास्फोलिपिड मतलब मुख्यतः फास्फोलिपिड, मतलब और भी प्रकार के लिपिड हो सकती है। तो हमारा जो हेड होता है वो किससे बना होता है, और हमारा जो टेल होता है वो किससे बना होता है? तो हमारा टेल जो होता है फैटी एसिड से बना होता है, और हेड जो होता है वो ग्लिसरॉल से बना होता है। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड बनते हैं तब जाके बनता है लिपिड। और ग्लिसरॉल में क्या होता है? फास्फेट भी ऐड होता है, जिसे फास्फोलिपिड कहते हैं। समझ गए? आगे बढ़ो। सेल मेम्ब्रेन के लिए कौन सी कोशिका सबसे उपयुक्त होती है? सेल मेम्ब्रेन के अध्ययन के लिए, कोशिका झिल्ली के अध्ययन के लिए कौन सी कोशिका सबसे उपयुक्त होती है? आरबीसी हमारी। क्या? आरबीसी। कारण क्योंकि इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता, कैसे कुछ अंग नहीं होते, उतने ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, तो इसीलिए, ताकि हम हीमोग्लोबिन को लोड कर सके, उसमें ऑक्सीजन को लोड कर सके, जगह खाली होनी चाहिए। आरबीसी में प्रोटीन तथा लिपिड का परसेंटेज क्या होता है? प्रोटीन आपका कितना होता है? 52%। लिपिड होता है आपका 40%। देख लेते हैं, मुझे इसमें डाउट है, मुझे भी डाउट होती है, ऐसी बात नहीं है। हाँ सही है, प्रोटीन है 40। और जब भी मेम्ब्रेन कोई भी हो, प्रोटीन जो होता है वो लिपिड से ज़्यादा होता है, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है। लिपिड की प्रकृति क्या होती है? लिपिड की प्रकृति होती है क्वासी फ्लूइड। क्या होती है? क्वासी फ्लूइड, या सेमी फ्लूइड कर सकते हो। क्वासी फ्लूइड, क्वासी फ्लूइड का मतलब हो गया फ्लूइड और सॉलिड के बीच का, है ना, तरल और ठोस के बीच का, क्वासी फ्लूइड। प्रोटीन कौन सी गति करती है? लेटरल मूवमेंट। क्या? लेटरल मूवमेंट। और लिपिड कौन सी मूवमेंट करती है? ये लेटरल मूवमेंट भी कर सकती है और फ्लिप फ्लॉप भी कर सकती है। झिल्ली की तरलता किस पे निर्भर करती है? केवल प्रोटीन पे। झिल्ली में कोलेस्ट्रॉल का कार्य क्या है? फ्लूइडिटी बफर, ये तरलता को बढ़ाती है। चैनल और पंप किस में एटीपी लगता है? पंप में। फंगाई की सेल वॉल किससे बनी होती है?
फंगाई की सेल वॉल किससे बनी होती है? फंगाई की सेल वॉल बनी थी आपकी एक होमोपॉलीमर जिसे हम कहते हैं काइटिन। आ जाओ। एंड उसके बाद हमारी जो आर्कीबैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी होती है? म्यूरिन, स्यूडोम्यूरिन और यू बैक्टीरिया म्यूरिन। एल्गी की सेल वॉल किससे बनी होती है? एल्गी की सेल वॉल और प्लांट की सेल वॉल, यहाँ से ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है। एल्गी की सेल वॉल में आपके पास सेल्यूलोज होगा, ये तो पक्का है। सेल्यूलोज था, ये तो पक्का है। इसमें गैलेक्टन्स और मैनन क्या था? शुगर और कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट था। और इसके ऊपर कई सारी चीज़ें हो सकती है, जैसे कि ग्रीन एल्गी में पैक्टिन था शायद, और की ब्राउन एल्गी में क्या था? एल्जीन, और रेड एल्गी में था काराजन, रेड एल्गी में था। ठीक है। वहीं पे प्लांट में क्या था? प्लांट में था ये हमारी प्लांट थी, और प्लांट में ये हमारा था पैक्टिन और पैक्टोस, और यहाँ हमारा सब्सटेंस मैट्रिक्स था और प्रोटीन था। इसे चेक कर लेते हैं। आ जाओ, मुझे भी डाउट होता है, ऐसी बात नहीं। आ जाओ देखते हैं। अच्छा, पैक्टिन था और हेमीसेल्यूलोज था, मैंने हेमीसेल्यूलोज छोड़ दिया, तो कोई समस्या नहीं। आ जाओ, यहाँ पे हमने पैक्टिन कहा था, चलो सही है, बाकी मैंने सही कहा। सेल वॉल के 4 कार्य को लिखे। पहला कार्य क्या है हमारा? प्रोटेक्शन, सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा कार्य क्या है हमारा? हमारा क्या है, इसमें छेदे होते हैं तो एक्सचेंज में करता है। इसमें क्या होता है? प्लाज्मोडेस्माटा होता है। प्लाज्मोडेस्माटा ये पहले तो प्रोटेक्शन करता है, प्लाज्मोडेस्माटा होता है तो एक्सचेंज हो पाता है, मटेरियल का आदान प्रदान होता है। समझो खिड़की खुला होता है तो सेल वॉल में खिड़की भी खुला होता है। तीसरी बात, ये इन्फेक्शन से बचाता है, संक्रमण से बचाता है और इन्फेक्शन। और चौथी बात कि ये बृहद अणु, जितने भी बड़े अणु हैं प्रोटीन, उसको जाने से रोकता है। तो 4 बातें हो गई आपकी। सेल वॉल जो वृद्धि करने की क्षमता रखता है, प्राइमरी सेल वॉल। नई कोशिका भित्ति का निर्माण किस ओर होता है? अंदर की ओर। मिडिल लेमिला किससे बनी होती है? कैल्शियम पैक्टेज। और इसका काम क्या होता है? सीमेंट का तरह का काम होता है, सीमेंटिंग का काम होता है। 2 कोशिका भित्तियों के बीच में पाया जाता है सीमेंट, जो सीमेंट की तरह काम करती है। और क्या होती है? कैल्शियम पैक्टिन का बना होता है। उसके बाद मैंने कहा इसमें था कौन से ऑर्गेनिज जो सेल एंड ऑर्गेनिज जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में बने होते हैं। कौन कौन सी होती है आपकी? तो एक होती है गोल्जी बॉडी जो यहाँ बनी हुई है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स जितने भी हैं, लाइसोसोम हो गए। तो ये सारी चीज़ें आपकी आ गई। कौन कौन से नहीं होते? पैराक्सीसोम नहीं होती, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें नहीं होती। ठीक है। उसके बाद इसे मैंने कहा था आपको इसको मार्किंग करनी है, कौन सा काम है। तो ये है कॉनकेव जो इसको हम कहेंगे ट्रांस, और इसको हम कहेंगे सिस, कॉन्वेक्स, और इसको हम कहेंगे मैचुरेशन फेज, इसको कहेंगे हम फॉर्मिंग फेज। और इसकी जो स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट के होते हैं सिस्टरी, तो हमारी ये हो जाती है। और ये जिसकी जो डायामीटर होती है कितनी होती है? 0.5 से 1। ठीक है, आगे बढ़ो। गोल्जी बॉडी के कुछ कार्य को लिखे। गोल्जी बॉडी से क्या करता है? सेल वॉल बनाने में काम करता है। इसको ये ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन बनाने में कार्य करता है। और ये जो वेसिकल्स को सिक्रेट करने में कार्य करता है, कई सारे मॉडिफिकेशन में कार्य करता है। तो ऐसे कई सारे कार्य हैं। आपकी लाइसोसोम बनाने में कार्य करती है, आपको एक्रोसोम बनाने में कार्य करती है। गोल्जी उपकरण को किसने खोदा? कैमलियो गोल्जी ने। इसकी व्यास क्या होती है? 0.5 से 1। उसके बाद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? जब राइबोसोम अटैच हो जाती है तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, क्योंकि राइबोसोम अटैच हो गई तो राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन संश्लेषण करना। क्योंकि जब राइबोसोम आ गई तो इसका कार्य क्या हो जाएगा? प्रोटीन संश्लेषण करना एक वेसिकल में डाल के। अब क्योंकि इसके पास अब वेसिकल्स है, तो जो हमारी साइटोप्लाज्म की राइबोसोम होती है क्या होती है? सेल में यूज होती है। पर जो वेसिकल में आ जाती है उसके पास 2 ऑप्शन आ जाती है, या तो सेल के अंदर ही रह जाए,
या सेल के बाहर चले जाए। तो ये 2 तरीके का काम कर सकती है। और जो हमारी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, ये सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ जुड़ी होती है। रफ एंडोप्लाज्मिक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तो प्रोटीन तो बनाएगी नहीं, तो क्या बनाती है, लिपिड बनाती है, और ये बनाती है कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, आ जाओ। आत्महत्या थैली किसे कहते हैं, लाइसोसोम। इसकी पीएच की क्या होती है, 5। पादप में लार्ज सेंट्रीफ्यूगल के कार्य को लिखे। देखो ये तो 90% सेल को घेर लेता है, तो पानी डाल देता है 90%, जिससे इसकी वृद्धि फटाक से हो जाती है। और जो हमारी एनर्जी लगती है साइटोप्लाज्म को बनाए रखने के लिए, वो भी नहीं होती, क्योंकि प्लांट को ऐसी एनर्जी की आवश्यकता होती नहीं। तो प्लांट बल्ले बल्ले। वैक्यूल्स मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, वैक्यूल के मेम्ब्रेन को कहते हैं टोनोप्लास्ट। इसकी सांद्रता क्या होती है, कम या ज़्यादा, कतई ज़्यादा। अब क्योंकि ज़्यादा इसको सांद्रता रखनी है, तो हमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट करना होगा, ताकि हम सॉल्ट अंदर ले सकें। सॉल्ट अंदर लेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पर इसमें जो होती है, हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट दोनों करते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट बहुत ही कम होता है, एक्टिव और पैसिव दोनों ट्रांसपोर्ट हम कर सकते हैं। ठीक है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स एक कार्य को लिखे। ये ऑस्मो रेगुलेशन में कार्य करता है। और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स और फूड वैक्यूल्स किस में पाई जाती है, यूनिसेलुलर आपकी प्रोटिस्ट में पाई जाती है, जैसे प्रोटोजोआ। ठीक है, आ जाओ प्रोटोजोआ में। माइटोकॉन्ड्रिया स्टेन कौन सी होती है, आपकी जीनस ग्रीन, जो कि एक वाइटल स्टेन है। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनी के नाम को लिखे, आपकी माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। और ये होती क्या है, मतलब जो खुद से डिसीजन ले सके, आधे आधी, मतलब एक तरीके का ऑटोनोमस बॉडी है। इसके पास खुद का डीएनए होता है, बिल्कुल बैक्टीरिया की तरह होती है। इसके पास सेमी सर्कुलर नहीं, सिंगल डीएनए होती है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होती है, जो कि सर्कुलर होती है, सिंगल होती है। इसके पास प्लाज्मिड तो नहीं होता। राइबोसोम 70 ऐसे होती है। ये आरएनए बनाती है, अपनी प्रोटीन बनाती है, ये अपनी खुद कुछ डिसीजन लेती है। ठीक है, खुद ही बाइनरी फिजन से रेप्लिकेट कर लेती है। क्रेब साइकिल कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे होता है, मैट्रिक्स में होता है। कौन सी मेम्ब्रेन, जो माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा परमेबल होती है, बारीजेली परमेबल होती है ज़्यादा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो कहाँ होती है, इनर मेम्ब्रेन पे होती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का ही पार्ट है जो F1 पार्टिकल या ऑक्सीजोम, ये इसी का पार्ट है। ETS का ही पार्ट है, तो ये भी इनर मेम्ब्रेन पे होता है। प्लास्टिड को हम किस आधार पर वर्गीकृत कर देंगे, उसके वर्णों के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। और कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। क्लोरोप्लास्ट में कौन कौन से वर्ण पाए जाते हैं, जरूरी साधारण सी बात है। क्लोरोप्लास्ट में कौन कौन से वर्ण पाए जाते हैं, खुद एक तो क्लोरोफिल और दूसरा कई सारे कैरोटीनॉइड्स। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट में कौन कौन से पाए जाएंगे, आपके कैरोटीनॉइड्स, जो कि फैट सोलेबल होते हैं। जैसे विटामिन ए जो कैरोटीनॉइड्स होती है, विटामिन ए फैट सोलेबल विटामिन है, इसीलिए क्योंकि ये सारी चीज़ें फैट सोलेबल होती है। ल्यूकोप्लास्ट के कार्य को लिखे, जो फूड स्टोर करने का काम करती है। ये 3 प्रकार की होती है। इलियोप्लास्ट ऑयल स्टोर करती है, एल्यूरियोप्लास्ट प्रोटीन स्टोर करती है, और अमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट स्टोर करती है। प्लास्टिड किन किन में पाया जाता है, एक तो हमारी प्लांट और दूसरी यूग्लिना। प्लांट एंड सम प्रोटिस्टा, जैसे यूग्लिना। ठीक है, एक ग्रेनुलोप्लास्ट किसमें होता है, आपकी एल्गी में। डार्क रिएक्शन कहाँ होता है, लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, लाइट रिएक्शन मैंने नहीं बताया था, यहाँ पे बता देता हूँ। लाइट रिएक्शन होता है आपकी जो ग्रेना थी ना, यहाँ पे थैलाकोइड की मेम्ब्रेन पे लाइट रिएक्शन होती है। डार्क रिएक्शन क्या होती है, स्ट्रोमा में। राइबोसोम किसने खोजा था, पैलेट ने। राइबोसोम किससे बनी होती है, प्रोटीन एंड RNA। उसके बाद स्मॉलर सेल ऑर्गेन क्या होती है, राइबोसोम। ऑर्गेनी विथिन ऑर्गेन किसे कहते हैं, राइबोसोम को। 70 ऐसे राइबोसोम किससे बनी होती है, 50 और 30 और 80 40 और 60 और 40। सेडवर्क यूनिट डायरेक्टली किससे व्यक्त करता है, डेंसिटी या साइज को। माइक्रोट्यूब्यूल किस में उपस्थित होते हैं, यूकेरियोटिक में। साइटोस्प्लेंजर के कार्य को लिखे, इस कोशिका की साइज को मेंटेन करती है, ट्रांसपोर्ट में काम आती है। सीलिया फ्लेजा किस प्रोटीन की बनी होती है, ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो हमारा जो ये होमवर्क है समाप्त हो गया। लगभग हमने 15 मिनट लिए, तो देखो 15 मिनट में क्वेश्चन कर दिए, बताओ भाई, देखा। और लगभग सारे क्वेश्चन मेरे सही हुए 15 मिनट में। देख रहे हो फुर्ती मेरी, ऐसी फुर्ती लानी है भाई साहब। तुमको लगता है मास्टर इतना होमवर्क दे रहा है, मैं क्या कहाँ होमवर्क है, ये क्वेश्चन है कोई भाई साहब, मैं तो कई सारे क्वेश्चन कर दूँ इसे।
आ जाओ, ठीक है। तो कल फिर से हम लेक्चर करेंगे और हो सके तो क्वेश्चन कल मैं दूंगा और अगले लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे, हो सके मैं नहीं भी दूंगा तो देखा जाएगा, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले अध्याय में।